वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल अर्श ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। पिछली वीडियो में हम 1599 के चार्टर से 1858 की विक्टोरिया घोषणा तक कवर कर चुके हैं। ये उससे आगे का सेकंड पार्ट है। इसमें हम 1858 के अधिनियम से शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 1858 का अधिनियम। इस एक्ट द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दी गई। दोनों बोर्डों की शक्तियां भारत राज्य सचिव को दे दी गई। भारत का प्रशासन अब सामग्री द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय भारत परिषद को सौंपा गया, जिसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव भारत मंत्री कहलाया। इन 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति क्राउन द्वारा तथा 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की जाती थी। अब भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में आ गया। वे भारतीय वित्त पर ब्रिटिश संसद का सर्वोपरि नियंत्रण हो गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्युलेख लिख दिया। भारत परिषद की भूमिका केवल परामर्शदाता की ही थी और बहुत से मामलों में भारत सचिव का निर्णय अंतिम होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसलिए वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव के वेतन व भत्ते भारत के राजस्व में से प्राप्त किए जाते थे। भारत परिषद के सदस्यों को भी वेतन भारतीय राजस्व से ही मिलता था। ये वेतन व्यवस्था 1919 के अधिनियम तक जारी रही। भारत मंत्री को एक निगम निकाय घोषित किया गया जो इंग्लैंड व भारत में मुकदमा चला सकता था। भारत मंत्री पर भी भारत व इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता था। गवर्नर जनरल व प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को था, किंतु उसके लिए सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक थी। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम में भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव डाली गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधि का ज्ञाता होना आवश्यक था, न कि वकील। वायसराय की कार्यकारी परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थानों को जन्म दिया। इसमें ही पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। इसके तहत 1862 में कैनिंग ने पटियाला नरेश, बनारस के राजा व ग्वालियर के प्रधानमंत्री सर दिनकर राव को विधान परिषद का गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया। इस अधिनियम के द्वारा 3 गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की विधान परिषद में नियुक्ति होने से भारत के नागरिकों को कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 6 व अधिकतम 12 कर दी गई। इन सदस्यों को वायसराय 2 वर्ष के लिए मनोनीत करता था, जिनमें से आधे सरकारी व आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। विधान परिषद के सदस्यों को कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय विधान परिषद की सलाह के बिना ही 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी करने का कारण भारत मंत्री को बताना आवश्यक था। गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने व प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया, जबकि 1853 के एक्ट में यह अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया। बम्बई व मद्रास प्रांतों की परिषदों को अपने लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ कानून बनाने व उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय गवर्नरों को कानून बनाने में मदद देने के लिए अपनी परिषद में 8 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार इस एक्ट द्वारा
पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया। यह याद रहे कि 1853 के एक्ट में भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार से परिषद गवर्नर जनरल को दिया गया था। इस प्रकार 1861 के एक्ट में कानूनी विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत मद्रास व बम्बई में हाई कोर्ट गठित हुए। 1861 के एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वे बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भी विधान परिषदों की स्थापना कर सकता था। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रांतों में क्रमशः बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश में 1886 में तथा पंजाब में 1897 ईस्वी में विधान परिषद स्थापित की गई। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। बम्बई, मद्रास, बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए 20 तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के लिए अधिकतम संख्या 15 तक बढ़ा दी गई। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस व सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन यदि प्रशासन ज़रूरी समझे तो बिना कारण बताए प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर सकता था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निर्वाचन पद्धति का आरंभ करना था। निर्वाचन पद्धति के तहत केंद्रीय विधानमंडल के 5 गैर सरकारी सदस्यों को चारों प्रांतों के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे, जबकि 1861 के अधिनियम में सभी गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। प्रांतीय विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्यों को नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्यिक मंडल निर्वाचित करते थे। इस प्रकार संपूर्ण निर्वाचन अप्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को भी मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। 1909 का भारत परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के अधिनियम के समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तथा जॉन मार्ले भारत के सचिव के पद पर थे। इसी कारण इनके द्वारा एक्ट के जरिए किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इनमें से 27 निर्वाचित व 33 मनोनीत सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी के 9 पदेन सदस्यों को मिलाकर विधानमंडल में कुल 69 सदस्य हो गए। पहली बार औपचारिक रूप से विधानमंडल का सिद्धांत 1909 के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया। 1909 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा पृथक मताधिकार था। मुस्लिमों को दोहरा मताधिकार दिया गया तथा वे सामान्य निर्वाचन में भी भाग ले सकते थे। मंडलों को 3 भागों में बांटा गया। पहला सामान्य, दूसरा वर्गीय जिसमें मुस्लिम थे, तीसरा विशिष्ट निर्वाचन वर्ग जैसे व्यापारिक संघ, जमींदार और विश्वविद्यालय। कांग्रेस ने एक दल की हैसियत से पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया। स्त्रियों व राजनीतिक अपराधियों को निर्वाचन देने के लिए अयोग्य माना गया। मुस्लिम मतदाताओं की मतदान के लिए आय व अन्य अर्हता गैर मुस्लिम मतदाताओं की आय व अन्य अर्हता से कम थी। लॉर्ड मार्ले ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मिंटो को लिखा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और फल भी भीषण होगा। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिखावा मात्र था, क्योंकि सरकारी व मनोनीत गैर सरकारी सदस्य मिलकर बहुमत में हो जाते थे। वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस पर सदस्य मतदान नहीं करवा सकते थे। बजट पर बहस करने के विस्तृत नियम बनाए गए। सदस्यों को सुझाव देने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने व पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला।
लेकिन सरकार पूरक प्रश्न का उत्तर देने से मना कर सकती थी। अब सार्वजनिक हित वाले मामलों में बहस हो सकती थी, लेकिन परिषद के सदस्यों को भी विदेशी संबंधों तथा देशी राजाओं से संबंधों के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र नाथ सिन्हा को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले भी 1907 में भारत सचिव की भारत परिषद में 2 भारतीय सैयद हुसैन बिलगिरामी एवं केजी गुप्ता को नियुक्त किया गया था। 1909 के अधिनियम का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना था। ये दोष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1919 में सिखों को भी पृथक मताधिकार दिया गया। 1935 के अधिनियम में भी भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों तथा हरिजनों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा। अंग्रेज संसद सदस्य चार्ल्स रॉबर्ट द्वारा भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में भारत के सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त की यह घोषणा की। इस घोषणा का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की कर्मिक स्थापना करना था, किंतु इस लक्ष्य को तुरंत ही स्थापित नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया। नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए तथा गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड एवं प्रशासनिक अधिकारियों व भारतीय नेताओं से बातचीत कर एक समिति का गठन किया। समिति ने सुधारों का मसविदा जुलाई 1918 में संयुक्त रिपोर्ट में प्रकाशित किया। सुधारों के मसविदों को आधार मानकर 1919 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। इसी कारण 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 के अधिनियम का तत्कालिक कारण 1916 का होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में भारत सरकार पर अकुशलता का आरोप लगाया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। यद्यपि भारत में शासन का स्वरूप एकात्मक रहा, तथापि इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास थी। केंद्रीय विषय में रक्षा, विदेशी मामले, टंकण और मुद्रा तथा आयात निर्यात कर इत्यादि थे। प्रांतीय विषयों में शांति और व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा कृषि थे। प्रांतीय सूची को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, अस्पताल, उद्योगन तथा कृषि थे। जो विषय गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी के सदस्यों के पास रहे, उन्हें आरक्षित विषय कहा गया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई। 8 प्रांतों में अप्रैल 1921 से द्वैत शासन लागू किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था 1937 तक चलती रही, किंतु बंगाल में 1924 से 1927 तक तथा मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक ये कार्य नहीं कर सकी। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टिस था। संयुक्त रिपोर्ट में द्वैत शासन का उल्लेख नहीं था। द्वैत शासन पर विस्तृत चर्चा कार्टिस ने द्वैत शासन नामक पुस्तक में की। केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार ही रही। गवर्नर जनरल भारत के प्रशासन के लिए केवल भारत मंत्री व ब्रिटिश संस्था के प्रति उत्तरदायी था। केंद्र में पहली बार 30 सदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। उच्च सदन राज्य परिषद कार्यकाल 5 वर्ष तथा निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा कार्यकाल 3 वर्ष कहलाया। राज्य परिषद में 60 सदस्य तथा विधानसभा में 145 सदस्य निर्धारित किए गए। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता था। मताधिकार का प्रमुख आधार संपत्ति था, वे स्त्रियों को मताधिकार नहीं था।
मतदाताओं की संख्या 3% से बढ़कर 10% ही हुई। केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को बजट के कुछ अंशों पर मतदान का अधिकार भी दिया गया। वे स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते थे। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सदस्य बजट को अस्वीकृत भी कर सकते थे, यद्यपि गवर्नर फिर उसे बहाल कर सकता था। 1919 के अधिनियम द्वारा पंजाब के सिखों को पृथक मताधिकार दिया गया। कुछ प्रांतों में यूरोपियों, एंग्लो इंडियनों और भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीयों को प्रशासन में अधिक भूमिका देते हुए वायसराय की परिषद में 8 में से 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। उन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग आदि विभाग सौंपे गए। भारत परिषद की सदस्यों की संख्या भी बाद में 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई तथा परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 1793 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के रूप में तथा 1858 से भारत राज्य सचिव के रूप में जो वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से देते, अब 1919 से उनका भुगतान ब्रिटिश राजकोष से किया जाने लगा। अब भारत सचिव के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का अधिक प्रभावी नियंत्रण हो गया। 1919 के एक्ट द्वारा देश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में देसी राजाओं की भूमिका के महत्व को नज़र में रखते हुए एक नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के गठन का निर्णय लिया गया। नरेश मंडल की 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में स्थापना की गई। इसमें 121 देशी राज्य सदस्य थे। मंडल का अध्यक्ष वायसराय तथा प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। इसके अलावा वाइस चांसलर और 7 सदस्यों की समिति होती थी। यह मंडल देशी राज्यों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराता था। सभी राज्यों को इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं था, अतः मैसूर और हैदराबाद इसमें शामिल नहीं हुए। 1919 से पूर्व भारत सचिव भारत सरकार के लिए व्यावसायिक एजेंट का कार्य भी करता था। भारत के सैनिक व असैनिक प्रशासन के लिए भारी मात्रा में साज सामान की खरीद फरोख्त हेतु अब लंदन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ये व्यवस्था 1919 के अधिनियम में की गई। भारत का गवर्नर जनरल 5 वर्ष के समय के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति करता था। हाई कमिश्नर का वेतन भी भारतीय राजकोष से ही दिया जाता था। प्रथम हाई कमिश्नर की नियुक्ति 1920 में की गई, जो एक अंग्रेज था। बाद में सभी हाई कमिश्नर भारतीय ही रहे। गृह सरकार। गृह सरकार से तात्पर्य उस प्रशासन तंत्र से है जो इंग्लैंड में रहते हुए भारत के राजनीतिक एवं संवैधानिक भाग्य का निर्णय करता था। ब्रिटिश सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद, भारत मंत्री और भारत परिषद को सामूहिक रूप से गृह सरकार के नाम से पुकारा जाता था, किंतु दूसरे शब्दों में 1858 में स्थापित भारत मंत्री और भारत परिषद को ही गृह सरकार के रूप में माना जाता था, क्योंकि भारत के शासन का भार मुख्य रूप से इन्हीं 2 अंगों पर रहता था। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 1858 के अधिनियम को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड लक।